नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश काडर के एक ऐसे युवा अधिकारी हैं जो एक महत्वपूर्ण ज़िले में पुलिस कप्तान, पुलिस अधीक्षक की भूमिका तो निभा ही रहे हैं, लेकिन एक बड़े ही डायनामिक और ख़ास तौर से उनका अब तक का करियर है। 2014 बैच के वो मध्य प्रदेश काडर के आईपीएस ऑफिसर हैं और अब तक का उनका जो करियर रहा है वो 9-10 सालों का, वो बहुत ही अपराइट और एक ऐसे ऑफिसर का रहा है जो एनडीपीएस एक्ट और तमाम जो अपराध जगत के कारनामे हैं उनके विरुद्ध एक बहुत ही सधी हुई कार्रवाई के लिए वो पहचाने जाते हैं और ये उनके काम का हिस्सा भी है। और इसके साथ ही वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है, पढ़ने का बहुत शौक़ है, लिटरेचर में खासी दिलचस्पी है उनकी। तो चलिए आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं अभिजीत कुमार रंजन जी से, जो वर्तमान में कटनी के एसपी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका अफसरनामा में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर, धन्यवाद आपको भी कि आपने वक्त निकाला इस कार्यक्रम के लिए। अभिजीत जी, इस कार्यक्रम में हम अक्सर ये बात करते हैं, ये कल्पना करते हैं कि जैसे टाइम मशीन में हम बिठा दिए गए हैं, मैं भी और आप भी। मैं आपके 15-16 साल के अभिजीत जी को मैं देख रहा हूँ कि वो अपनी स्कूली पढ़ाई के अंतिम चरण में हैं और अब सोच रहे हैं कि आगे उनको क्या करना है। तो अगर मैं आपको पीछे ले चलता हूँ और 14-15 साल के अभिजीत जी की तरफ मैं बढ़ता हूँ, तो क्या कैसे देखते हैं अपने उस जीवन को और किस तरह की सोच और दृष्टि थी आपकी? जी देखिए, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो उस समय की जो सोच होती है वो बड़ी ही, कहते हैं, चंचल होता है मन छोटे बच्चों का। जी हाँ जी। और मैं स्वभाव से शुरू से ही थोड़ा चंचल स्वभाव का था और मुझे पढ़ाई के अलावा भी बाकी जो चीज़ें होती है, आर्ट है, सॉन्ग्स है, म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है, इनमें बड़ी रुचि थी। तो कैरियर को लेकर के मैं बहुत संजीदा उस वक्त नहीं था। मेरा और मेरे फैमिली का पूरा जोर यही था कि बच्चा हमारा अच्छे से पढ़ाई करे और पढ़ाई में भी अच्छी पोजीशन रखे और साथ ही जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी अच्छा पोजीशन रखे। तो इस तरह से मेरे ऊपर कभी कोई दबाव भी मेरे फैमिली वालों ने नहीं डाला, इसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक आज मैं जिस कैरियर में हूँ उसको अगर मैं पुरानी दृष्टि से, पुराने जो पर्सपेक्टिव थे मेरे, उसके हिसाब से अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो कहीं ना कहीं बचपन से ही एक मोटिवेशन, एक प्रोत्साहन, एक उत्साह सिविल सर्विस के प्रति रही थी। मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, जिस क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ पे सिविल सर्विस में जाने की एक लंबी परंपरा रही है। तमाम लोग वहाँ से आईएएस, आईपीएस और अन्य जो प्रतिष्ठित सेवाएं हैं उसमें उन्होंने लंबे समय तक अपनी भूमिका निभाई है, अपना योगदान दिया है। तो इन चीज़ों से एक बालमन जो है मेरा, वो निश्चित रूप से प्रोत्साहित रहता था और इस दिशा में मेरी एक स्वाभाविक अभिरुचि थी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मेरी रुचि थी या जो ये मेरी सोच थी, इसमें एक ठोस स्वरूप आया है जब मैं ग्रेजुएशन में पहुँचा हूँ। ग्रेजुएशन में आने के बाद मेरे कुछ परिचित थे जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से, जिनको मैं जानता था, एज ए स्टूडेंट जिनको जानता था, जो मेरे सीनियर्स थे, उनमें से 2-3 लोगों का सिलेक्शन यूपीएससी में हुआ और उनसे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। जब आप ग्रेजुएशन कर चुके थे, जैसा आपने बताया कि काफ़ी मोटिवेशन के लिए काफ़ी सारे आपके मित्र और आपके सीनियर्स आपके सामने थे जिन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं में करियर बनाया, जी, आप काफ़ी इंस्पायर हुए, तो उस समय कोई दुविधा थी कि अब मुझे तैयारी करनी है अखिल भारतीय सेवा की, या एकदम क्लियर था, आपको लग रहा था कि यही रास्ता मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरू से ही एक आकर्षण था इस क्षेत्र के प्रति, इस फील्ड में। लेकिन जब एक्चुअल तैयारी इंसान करियर के लिए करता है जब वो ग्रेजुएशन में आ जाता है, ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं कि 12th के बाद ही चीज़ों को बेहतर तरीके से हम समझना शुरू करते हैं। और खास करके मैं ये बात बता रहा हूँ, आज से 15-16 साल पहले की बात बता रहा हूँ जी, या उससे भी पहले की बात बता रहा हूँ। तो लेकिन ग्रेजुएशन के दौरान जो मेरे साथी थे, मेरे सीनियर्स थे, उनको जब मैंने एग्जाम में पास होते हुए देखा और ये देखा कि एक ही पल में, एक ही क्षण में
एक एग्जाम को क्रैक करने के बाद उनकी पूरी जीवन शैली, उनका पूरा स्टेटस, सामाजिक उनका जो स्टेटस था, या जो भी जिस डायरेक्शन से आप देखें, एक डायनामिक चेंज हुआ उनकी लाइफ में। उस व्यक्ति की जो पर्सनालिटी थी, ट्रेनिंग के बाद भी फिर जब उनसे मैं मिला, जब यूपीएससी की ट्रेनिंग करके वो आए, आईएएस की ट्रेनिंग करके आए, तो उसमें एक निखार आ गया। तो ये स्वतः एक अट्रैक्शन पैदा करता है किसी के भी मन में, और मेरे भी मन में इस जॉब के लिए जो पहले से ही अट्रैक्शन मौजूद था वो और बलवती हुई, वो और ठोस रूप, मूर्त रूप उसने और लिया। ज़्यादा मजबूत बिल्कुल होता चला। जी हाँ। जी जी। ये समझाइए ज़रा हमारे युवाओं को जो इस कार्यक्रम को बहुत गौर से देखते हैं, इसलिए कि वो ये समझना चाहते हैं कि सफलता के लिए जो मानक तय होते हैं, जो पैरामीटर्स तय होते हैं, उसमें महत्वपूर्ण चीज़ों को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर्स में तय करें, वरीयता क्रम उनका निर्धारित करें, तो अखिल भारतीय सेवा को अगर हम माने कि ये एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें सफल होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुशासन से जुड़ी चीज़ें हैं। स्टडी का समय कितना हो, आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की दुनिया है इस समय, उससे अपने को दूर करें या एक कोई समय बांध लें, और दूसरा एक अच्छा सर्किल, स्टडी सर्किल, क्या ये बहुत ज़रूरी है, और कोचिंग का भी क्या इसमें एक अहम रोल है? जी। लेकिन जहाँ तक यूपीएससी की तैयारी का सवाल है, उसमें 2-3 चीज़ें जो मुझे महत्वपूर्ण लगती है, वो है पहला कि आपके भीतर कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता। यूपीएससी की परीक्षा ऐसी होती है कि आप एक बार फॉर्म भरते हैं, अगली बार फॉर्म भरने का मौका ठीक 1 साल बाद मिलता है, और वो भी संभव है कि आप हर बार पास न कर पाएं या पहली बार में ही पास न कर पाएं, आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई लोग तो 5-5 बार में भी यूपीएससी को क्रैक किए हैं। तो निरंतरता बनाए रखना, सततता बनाए रखना, ये बहुत ही आवश्यक है, और इसके लिए आपको चाहिए आपके भीतर एक मोटिवेशन और एक आत्मविश्वास। तो दूसरी चीज हो गई आपकी मोटिवेशन। पहली चीज है कंटिन्यूटी, निरंतरता, और दूसरी हो गई मोटिवेशन। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है एक नए स्टूडेंट जो पढ़ाई करने के लिए आते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं, उनमें एक चीज की बड़ी कमी रहती है, वो है आत्म मूल्यांकन करना। आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। सदैव कोई आपको मोटिवेट करने के लिए, कोई टीचर, कोई बड़ा भाई, कोई बड़ा सीनियर, कोई माता पिता आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप तैयारी के दौरान अकेले रहते हैं। और कोचिंग का जहाँ तक प्रश्न है, कोचिंग भी आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आप करते हैं, उसके बाद भी आपको पढ़ाई करनी होती है, आपकी जर्नी जारी रहती है। तो उसमें आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना है, और सेल्फ मोटिवेटेड आप तभी हो सकते हैं जब आप स्व मूल्यांकन करें, अपनी कमियों को समझें। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर इंसान ने, स्टूडेंट ने अपनी कमियों को समझना शुरू किया और उस पर काम करना शुरू कर दिया, बहुत तो उस व्यक्ति को, उस बच्चे को किसी भी फील्ड में जाने से और उसमें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सर, इसी राह पर आगे बढ़ते बढ़ते हमें मिलता है हमारा सबसे प्यारा दोस्त, जिसे हम दुश्मन कहते हैं, लेकिन वो है हमारा सबसे करीबी दोस्त, और उसका नाम है सो कॉल्ड असफलता। हमें बहुत ख़राब लगता है, हम बहुत झुंझलाते हैं, बहुत तकलीफ़ में होते हैं, बहुत पेन में होते हैं जब हमें ये मिल जाती है या मिल जाता है, जिस भी रूप में देखें, असफलता या सक्सेस ना मिलना। जी हाँ। लेकिन यही दार्शनिक और विचारक यही कहते हैं कि यही आपका सबसे अच्छा फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड है। आप कैसे देखते हैं कि कैसे हम इससे लड़ें भी ऐसे कि कोई हमारे मन में खराब चिन्ह ना छूटे, और इससे हम सीखें, मैक्सिमम सीखें? जी हाँ, जी हाँ। देखिए, अभी तक जो हमने बातें की है, ये असफलता की भी बात इससे ही जुड़ी हुई है। असफलता है क्या, असफलता होती क्या है, असफलता का आपने क्या मापदंड बनाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम किसी चीज़ की तैयारी करें, चाहे वो स्पोर्ट्स के लिए करें या यूपीएससी के लिए करें या किसी अन्य फील्ड के लिए करें, तो हमारा सारा फोकस वहाँ पे अपनी मेधा को निखारने में होना चाहिए। पहली बात तो ये, हमें इस बात को देखना चाहिए कि क्या हमने वाकई में कुछ सीखा है, क्या हमारे ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई है, क्या हमारे विवेक में कुछ नई चीज़ें जुड़ी हैं, क्या हमारी पर्सनालिटी में कुछ निखार आया है, क्या हमने उन कमियों को दूर किया है जो बचपन से या समय के साथ हमारे साथ जुड़ती चली गई है। तो यहीं पे वो जो टर्म, जैसा अभी आपने खुद बताया, स्वमूल्यांकन, उस स्वमूल्यांकन का एक पक्ष आता है। तो अगर आप स्वमूल्यांकन करेंगे तो आप अपनी असफलता का भी मूल्यांकन करेंगे, और जब आप असफलता का मूल्यांकन करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि निसंदेह आप अपनी उन कमियों को
सीधे तौर पे देख पाते हैं और साथ ही उसको एड्रेस भी कर पाते हैं और उसके समाधान के लिए आप प्रयास कर पाते हैं। तो मेरे जैसे व्यक्ति से अगर आप असफलता के बारे में पूछे तो मुझे ऐसा लगता है, या मैंने हमेशा महसूस भी किया है, कि असफलता तो सफलता की ओर जाने की पहली सीढ़ी है। असफलता इस बात का द्योतक है कि आपने कोशिश की, आपने उस डायरेक्शन में मेहनत की, और अब असफलता के साथ ही अगर आपने चीजों का मूल्यांकन करना प्रारंभ किया, अपनी कमियों को दूर करना प्रारंभ किया, तो निश्चित रूप से वो जो आपके व्यक्तित्व का एक धुंधला पहलू है, बिल्कुल सर, जो अब तक जिससे आप बचते आए हैं, स्वयं बचते आए हैं, उसको आप जो है कलरफुल बनाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और फिर सफलता आपके कदमों को चूमती है। एक पुलिस ऑफिसर जब उतरता है जंगे मैदान में या समाज में, तो वो जानता है कि उसे अपनी मर्यादा, सीमा, संविधान, इनके दायरे में अपराधी तक पहुंचना है। और अपराधी भी तब वो कहलाएगा जब वो साक्ष्य उसको कोर्ट में पुष्टि करेंगे और न्यायाधीश उन्हें सजा देंगे, नहीं तो वो आरोपी है उसके पहले। बिल्कुल सही। तो ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कई बार समाज के लोग ही, जो एक ही परिवार के हैं, उन्हीं में से कोई कमिटेड करता है अपराध। बड़ी चुनौतियां हैं। आपने एनडीपीएस नशे के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त मुहिम छेड़ी है। उज्जैन में मुझे याद आता है 2018 में आपने 2 उग्र गुटों को आपने जिस तरह शांत किया, तो उससे एक बड़ा विवाद जो बहुत अग्नि भड़क सकती थी वो शांत हुआ। कैसे आप देखते हैं समाज के वर्तमान स्वरूप को और अपराध नियंत्रण में पुलिस की भूमिका को? देखिए, एक बार मैंने एक किताब में पढ़ा था कि पुलिस जो है वो हमारा मित्र है और पुलिस जो है वो कई बार हमारी शत्रु भी हमारा बन जाता है। और वहीं पे एक लाइन आई थी कि पुलिस जो है आधुनिक समाज के लिए एक अपरिहार्यता है किंतु अभिशाप भी है। जी, मैं ऐसा मानता हूं एक पुलिस अधिकारी के तौर पे, और खास करके जिस कैडर में मध्य प्रदेश जैसे एक नॉर्थ इंडियन हिंदी भाषी राज्य में मैं देखता हूं अपने कैरियर को और अपने अनुभवों को आपके साथ साझा करने की कोशिश करता हूं, तो मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस से जनता की अपेक्षा, जो उनकी आशाएं हैं, वो यही है कि पुलिस हमारे साथ एक मित्रवत व्यवहार करे, हमारी समस्याओं को समझे और उनको सुलझाने में, उनको सरलीकृत करने में हमारी खूब मदद करे। और ये होना भी चाहिए, थ्योरेटिकली भी करेक्ट है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अब जैसा आपने सिंघम और बाकी गॉगल्स की बातें की, तो वो तो किसी व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है उसकी कि उन्हें गॉगल्स लगाना है या नहीं। वो एक कई बार लार्जर देन लाइफ भी प्रेजेंटेशन है। वो तो देखिए, वो तो फिल्मों का एक प्रेजेंटेशन होता है, वो सोशल मीडिया का एक अपना प्रेजेंटेशन है, या कोई हो सकता है किसी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत चॉइस हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक अधिकारी को, जैसा हमें सिखाया भी जाता है कि एक अधिकारी को सदैव एनोनिमिटी, अर्थात अपनी पहचान से ज़्यादा अपने पद की गरिमा और अपने 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 प्रक्रियाओं की गरिमा, नियमों की गरिमा, कानून की गरिमा, संविधान की गरिमा और विभाग की गरिमा को बनाए रखने, उसको और प्रगाढ़ करने, उसकी उन्नति करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। क्योंकि हमें जनता के बीच में रह के काम करना है, हमें जनता के सहयोग से काम करना है, और सबसे बढ़कर के हमें उन नियमों, कायदों और संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन उसके डोमेन में रह के करना है। तो व्यक्तिगत तौर पे मैं ये मान के चलता हूं कि इसमें कहीं से कोई समस्या नहीं है। अगर एक पुलिस अधिकारी चाहे तो वो अपने कामों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा जनता के भीतर ऐसी छवि व्यक्तिगत तौर पे ही नहीं बल्कि विभाग के तौर पे भी निर्मित कर सकता है जो इस ट्रस्ट डेफिसिट को समाप्त कर सकती है सदैव सदैव के लिए। इसका आपने काफ़ी बेबाकी से सर अपनी बात कही है जी। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल ये भी है कि जैसे पत्रकारिता की मैं बात करूं, जिसका मैं भी एक हिस्सा हूं जी, तो ये सवाल कई बार हमसे भी पूछा जाता है कि ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है। आप पहले तो बहुत ज़्यादा, आज से 30 साल, 40 साल पहले, 25 साल पहले आपका लिखा हुआ, आपका कहा हुआ बहुत ही ब्रह्म वाक्य की तरह देखा जाता था। आज वो सिचुएशन क्यों नहीं है? क्या आपको ऐसा भी लगता है कि ट्रस्ट डेफिसिट हमारे सोसाइटी का भी एक बड़ा इशू है? आज हम परिवार की बात करें तो वहाँ भी ये संकट है, यानी क्राइसिस ऑफ फेथ जो है, इट इज़ वेरी मच एविडेंट इन एवरीवेयर से। देखिए, ये बड़ा ही दार्शनिक सवाल है और
ट्रस्ट डेफिसिट जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे समाज और पारदर्शी होता जा रहा है, जैसे जैसे समाज में अकाउंटेबिलिटी बढ़ती जा रही है, उत्तरदायित्व तो बढ़ता जा रहा है, उसी अनुपात में जो हमारे, आपने जैसे परिवार से शुरू किया, तो परिवार के जो सदस्य हैं, अथवा आप विभाग की बात करें तो जैसे पुलिस विभाग के हमारे सदस्य हैं, आम जन की समाज की बात करें तो समाज के भी अलग अलग सदस्य हैं, उनका सोशल स्ट्रक्चर अलग है, उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अलग है। इसी प्रकार से आपने बात की पत्रकारिता की, तो आपके भी अलग अलग बहुत सारे आपके पत्रकार समाज में भी अलग अलग स्तर हैं लोगों के, काम करने वाले लोगों के। तो जैसे जैसे पारदर्शिता बढ़ेगी, लोगों की जागरूकता बढ़ेगी तो उत्तरदायित्व और क्वेश्चन करने का जो भाव है वो लोगों के मन में आएगा, ये निश्चित है। क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, आर्गुमेंटेशंस बढ़ेंगे। तो अब यहीं पे हमारा ये दायित्व है एक सीनियर ऑफिसर के नाते, जैसे अगर मैं पुलिस विभाग की बात करूं, तो हम अपने से पूछे जाने वाले प्रश्नों को, या हमसे जो अपेक्षाएं हैं, या कानून सम्मत जो हमारे कर्तव्य हैं, हमारी जो निष्ठा है एक विभाग के लिए, संविधान के लिए, समाज के लिए, उससे संबंधित चीजों को अब जनता हमसे पूछ रही है। क्या हम उस प्रश्नों के उत्तर देने में हम सफल हो पा रहे हैं कि नहीं? तो हम अगर इस प्रश्न का उत्तर देने में सफल हो पाएंगे तो हमारे भीतर ट्रस्ट डेफिसिट नहीं आएगा, बल्कि ट्रस्ट हमारे भीतर बढ़ेगा, जनता का विश्वास हमारे ऊपर और मजबूत होगा। और अगर हम इस प्रश्न का, इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में अपने कदम पीछे खींचेंगे तो ये खाई और बढ़ती जाएगी। जी, आपकी इस बात को मैं इस तरह लेता हूं कि जैसा आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक मंत्रा हमको दिया कि स्व मूल्यांकन होना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए। इसको मैं इस तरह इंटरप्रिटेट कर रहा हूं आपकी इस बात को कि हमें एक स्व समालोचना, आलोचना शब्द में नहीं कह रहा हूं, समालोचना एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की तरफ इशारा करती है। तो समाज के जो अलग अलग पहिए हैं, हम सभी को जो चारों स्तंभ कहे गए हैं डेमोक्रेसी के, उन सभी चारों स्तंभों को स्वस्थ समालोचना के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और ख़ासतौर से उसमें जो अहम पदों पर बैठे हुए व्यक्तित्व हैं, अगर वो एक स्वस्थ और हेल्दी क्रिटिसिज्म को अलाउ करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, तो ये पूरे तंत्र को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। सर, एक दो सवालों के साथ मैं आपके इस विषय पे एक शब्द, एक लाइन बोलना चाहता हूं कि अभी हमारे आदरणीय डीजीपी महोदय के मार्गदर्शन में जन संवाद का कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक थाने, प्रत्येक ऑफिस के स्तर पे हुआ। और आप जानते हैं कि जन संवाद में जनता और जनता के अलग अलग जो हमारे समाज के स्टेक होल्डर्स हैं वो सभी आए, सभी ने अपना पक्ष रखा। कुछ ने पुलिस की प्रशंसा की, कुछ ने पुलिस की आलोचना भी की, कुछ ने कहा कि नियमों का और कठोरता से पालन करवाना सुनिश्चित करें, कुछ ने कहा कि थोड़ी थोड़ी कहीं पे रियायत भी दिया जाए। तो यही तो आपने जो अभी कहा वही निचोड़ है उसका, कि कम्युनिकेशन गैप जो है विभाग की समाज के साथ, आम जन का आम जन के साथ, समाज के एक ही अंग का दूसरे अंग के साथ, अगर इस गैप को हम कम करेंगे तो उसी के अनुपात में जो ट्रस्ट गैप है वो भी कम होता जाएगा। ये बताइए सर मुझे कि आपने उज्जैन में एक बड़ा मसला निपटाया था, और वो मसला भी यही कहता है कि विवाद संवाद से सुलझते हैं, विवाद से कभी नहीं सुलझते हैं। कम्युनिकेशन इज अ की। जो चाहे घर में पति पत्नी के बीच का कोई विवाद हो, माता पिता के बीच का हो, भाई बहनों के बीच का हो, या सोसाइटी का हो, वो सुलझता संवाद से है, कम्युनिकेशन। तो थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ, मैं आपको ले जा रहा हूँ उज्जैन में, कैसे याद करते हैं उस क्रूशियल टाइम को? तो जिस घटना का जिक्र आप कर रहे हैं उसमें हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी थे तत्कालीन, हमारे एसपी साहब, आईजी साहब, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, और हमारे पुलिस मुख्यालय में भी बैठे हुए हमारे जो आला अधिकारी हैं, उन सभी लोगों के मार्गदर्शन से, उन सभी लोगों के सपोर्ट से, और सबसे बढ़कर के उन लोगों ने जो मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, जो विश्वास किया, उस विश्वास के कारण मुझे ये शक्ति मिली, उस विश्वास के कारण मुझे ये प्रेरणा मिली कि मुझे किसी भी हालत में उज्जैन जैसे नगरी का, उज्जैन जैसे धार्मिक नगरी का, एक धर्मपुरी है उज्जैन मध्य प्रदेश के भीतर, उसकी शांति व्यवस्था को किसी भी हाल में मुझे अक्षुण्ण रखना है। सबसे पहला तो यही मेरा एक दृढ़ संकल्प था, स्वयं के प्रति, समाज के प्रति। और जहाँ तक अगर हम इसकी व्यवहारिक पक्ष की बात करें तो इसमें 2-3 पहलू थे जो अलग अलग पक्ष थे जिनके बीच ये विवाद था। उसके जो कारण थे, उस कारण में हमने समाधान को ढूंढा। उस कारण को हमने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही अपने लिमिटेड रिसोर्स के साथ भी
लेकिन नियमों की कठोरता, नियमों के कठोर अनुपालन को सुनिश्चित कराते हुए हमने ये सुनिश्चित किया। और जिन लोगों ने बदमाशी की थी तत्काल ही उनके खिलाफ हमने दंडात्मक कार्रवाई भी आरंभ करवाया। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे अधिकारियों ने इस पर तत्काल निर्णय लिया। जिन लोगों ने वहाँ उपद्रव फैलाने की कोशिश की थी अथवा फैलाया था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए, उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाइयाँ शुरू की गई। और इसी के साथ ही जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होते हैं, जो विश्वास निर्माण के जो उपाय होते हैं, उसके तहत जो है पुलिस को तैनात वहाँ किया गया। मैं स्वयं उसको लीड कर रहा था। मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण था वो। शायद उतना तनाव भरा क्षण मैंने फिर दोबारा इतनी लंबी अवधि के लिए तो नहीं देखा। अभी भी कभी कभी कोई मामले हो जाते हैं, लेकिन वो 1-2 दिन 3 दिन में निपट जाते हैं, किंतु वो एक लंबी अवधि के लिए रहा था। तो बिल्कुल। और अभिजीत जी, ये ऐसे मौके आपके भीतर के करेज, आपके मोरल बिल्कुल फोर्स है आपके भीतर की, वो जी हाँ, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी एक परख करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि आपके सीनियर्स भी आपके साथ पूरे समय खड़े थे, जी हाँ, और मुख्यालय से पुलिस के आला अधिकारी जो राजधानी में तैनात थे वो भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पुलिस में, मैं विशेष रूप से इसका उल्लेख करूंगा, शायद वहाँ ऐसी स्थितियाँ काफ़ी होती हैं, इसलिए पुलिस में हम ये ज़रूर देखते हैं कि फ्रॉम टॉप टू लोअर रंग ऑफ द पुलिस एक बड़ी प्रेम की भी चेन में देखता हूँ, और एक दूसरे पे विश्वास की चेन भी देखता हूँ। फ्रॉम बॉटम टू टॉप, टू टॉप टू बॉटम, दोनों जगह मुझे वो चीज़ नज़र आती है कि एक डीजीपी भी निचली कड़ी पर निगाह रखता है और एक कांस्टेबल भी अपने अधिकारी को ऊपर देखता है। ये बड़ी अच्छी बात है। सर, दाम्पत्य जीवन एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है, तो मैं जानना चाहूँगा, आप इस पड़ाव में प्रवेश कर चुके हैं? जी हाँ, जी हाँ, मेरी शादी काफ़ी पहले हो चुकी है। बिल्कुल। तो जो आपकी जीवन संगिनी है वो सर्विसेज से हैं, वो कुछ करती हैं या वो होम मेकर हैं? नहीं, मेरी पत्नी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में कार्यरत हैं। वो एक लॉयर हैं। जी जी जी। तो सर, ये एक इस मामले में कई बार एक चुनौती बनती है, तो इसमें दोनों में आप कौन ज़्यादा सहिष्णु रवैया रखता है, क्योंकि दोनों ही वर्किंग हैं और दोनों के काम की अपनी अपनी चुनौतियां हैं। एक हाई कोर्ट में लीडिंग कैपेसिटी में काम कर रही हैं, आप एक अखिल भारतीय पुलिस सेवा के युवा लेकिन सीनियर अधिकारी हैं। तो थोड़ा सा मंत्र दीजिए कि इसके बीच में समायोजन के लिए कौन या दोनों इक्वल स्टेक होल्डर्स हैं? नहीं नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि परिवार के भीतर जो है, अब वो जमाना चला गया है, पेट्रियार्की अब नहीं है। अब बहुत बढ़िया। अब आपको बिल्कुल, जो है, वेरी ट्रू, आई डू एग्री। आपको सिर्फ अपनी पत्नी ही नहीं, बल्कि आपके बच्चे जो कि हो सकता है 5-6 साल की भी हैं, तो उनकी भी बातों का आपको मान रखना पड़ता है, उनकी भी भावनाओं का कदर करना पड़ता है। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि परिवार के भीतर, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बोला था कि लोग इतने अवेयर हो गए, छोटे बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, 3-3 साल 5-5 साल के बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो शायद हमने अपने ज़माने में 10 साल में भी ना किया हो। तो अब लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, आप उनको बहुत मूर्ख नहीं बना सकते। तो इसीलिए आपका जो उत्तरदायित्व है, आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने भी चर्चा की थी, ये आपकी फैमिली के भीतर भी फिक्स हो चुकी है। तो आप अपने अकाउंटेबिलिटी से नहीं भाग सकते। उसी प्रकार से आपके जो पार्टनर हैं या फैमिली के अन्य सदस्य हैं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी है। बच्चा है तो बच्चे का काम है कि वो अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से खाना पीना खाए, अनुशासित जीवन जिए, ताकि उसका फ्यूचर ब्राइट हो सके। इसी प्रकार से माता पिता का कर्तव्य है कि वो भी बच्चों का सही से लालन पालन करें। अगर वो किसी कैरियर में है तो उस कैरियर के प्रति भी अपनी ईमानदारी और निष्ठा कायम रखें। तो एक रोल मॉडल की तरह निकलना होता है। आज के डेट में बच्चे आपको ऑब्जर्व करते हैं, 24 घंटे आपको देखते हैं कि आपके मम्मी क्या कर रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं। तो आप ऐसे माहौल में आप एक शीशे की दीवार से घिरे हुए हैं, आपका कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है और जीवन के हर पहलू में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सहमत हूँ सर, आपने बहुत ईमानदारी से जो बात कही जी कि वो जमाना अच्छा पहले भी नहीं था। हाँ, बिल्कुल। एक पुरुषवादी अधिकारवादी सोच महिलाओं पर थोप दी जाती थी। जी। अच्छा नहीं था, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन अब तो ये संभव ही नहीं है। संभव भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है। बिल्कुल, आवश्यकता भी नहीं है और इसमें प्रेम और बढ़ता है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, चीज़ें और बढ़िया होती हैं। सर, बहुत अच्छा लगा अभिजीत जी आपसे बात करके। हमें भी बहुत अच्छा लगा जी। बहुत खुली ज़हनियत के इंसान और उसी के साथ एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, और बहुत साफ है आपका नज़रिया जीवन को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।
ये थे कटनी के पुलिस अधीक्षक और 2014 बैच के अखिल भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश कैडर के ऑफिसर अभिजीत कुमार रंजन जी। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अफसर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।